मुलायम सिंह जी की कर्मभूमि और मुलायम सिंह जी की का संसदीय क्षेत्र रहा मैनपुरी, उसमें उनकी बहू के मुकाबले चुनाव में उतरा है उनका एक राजनीतिक शिष्य, यानी शिष्य वर्सेस बहू या बहू वर्सेस शिष्य। मैनपुरी के महाभारत की एक तस्वीर ये बन रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस रघुराज सिंह शाक्य को उतारा है, वो रघुराज यादव परिवार के बहुत निकट रहे हैं और वो खुद स्वीकार भी करते हैं कि मैं मुलायम सिंह जी का शिष्य हूं। मुलायम सिंह जी ने ही मुझे राजनीति के गुर सिखाए और राजनीति में आगे बढ़ाया। सपा ने की टिकट पर वो लोकसभा आए, विधानसभा आए, लेकिन फिर कुछ मन खट्टा हुआ, सपा छोड़ दी, शिवपाल जी की पार्टी में चले गए, प्रसपा में, और फिर प्रसपा से आ गए भाजपा में। यानी रघुराज समाजवादी पार्टी टू प्रसपा, प्रसपा टू बीजेपी, ये उनकी यात्रा है। और एक सवाल बार बार कौंध रहा है, क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य शिवपाल सिंह यादव के बहुत निकट माने जाते हैं। उनकी प्रसपा में पदाधिकारी थे भाजपा में आने से पहले। अखिलेश यादव से उनकी अदावत हुई, इसी कारण उनको सपा छोड़नी पड़ी, ये भी ठीक है। तो एक धारणा बन रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रघुराज शिवपाल सिंह यादव की संस्तुति पर और समर्थन पर भाजपा की टिकट पर मैदान में है। ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का जो कंपोजिशन है उसमें यादव सर्वाधिक हैं, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी संख्या में शाक्य हैं। और जसवंत नगर और शिवपाल, ये फैक्टर ऑलरेडी है। क्या इसीलिए कल शिवपाल सिंह यादव ने डिंपल यादव के नॉमिनेशन से दूरी बनाई थी? क्या परिवार में एका जैसी कोई चीज नहीं हुई? और एका को लेके जो खबरें आई वो वेस्टेड इंटरेस्ट के जरिए लाई गई। क्योंकि अगर एका हो गया होता तो ये परिस्थिति नहीं बनती, तो पर शिवपाल यादव कल वहां नॉमिनेशन में होते और फिर शायद रघुराज शाक्य के चुनाव भी नहीं लड़ते। और बीजेपी ने तो आज लिस्ट जारी की कि रघुराज लड़ेंगे, रघुराज सिंह शाक्य मैनपुरी से। हमें तो 3 दिन पहले शिवपाल जी के एक बहुत प्रिय व्यक्ति ने कहा था कि भाई साहब रघुराज का फाइनल हो गया, वही लड़ेंगे। इसका अर्थ है फिर कि कहीं से तार जुड़े हैं क्या? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का अर्थमेटिक इस पर आके टिकता है। वहां का समाजशास्त्र इस खबर पर आके टिकेगा। इस खबर का मसला क्या है? मैनपुरी में बड़ा रण है, भीषण संग्राम है, लेकिन छोटा संग्राम रामपुर में भी नहीं है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने उस नौजवान को टिकट दी है, आकाश सक्सेना को, जिसने आजम खान के लिए ये 100 मुकदमों वाला तोहफा तैयार किया। उसका जो मुख्य भूमिका जो जिस आदमी की रही वो आकाश सक्सेना की रही। आजम खान को जिला जिला कचहरी कचहरी भटकने के लिए अभिशप्त होना पड़ा और इतने मुकदमे हो गए जिसकी कोई गिनती नहीं। वो आकाश सक्सेना भाजपा की तरफ से लड़ेंगे रामपुर में, और खतौली जहां से बीजेपी के विधायक
को अयोग्य ठहराया गया, इस नाते वहाँ चुनाव कराना पड़ रहा है, बाई इलेक्शन, जैसे रामपुर में कराना पड़ा अयोग्यता के कारण। तो भाजपा ने वहाँ कोई ज़्यादा 3-5 करने की बजाय अपने विधायक सैनी साहब की पत्नी को ही टिकट दे दी, ताकि बहुत उलटफेर समीकरणों में नहीं हो। हाँ, खतौली में एक चीज जरूर नई है कि बाई इलेक्शन में भी आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के रूप में हैं वहां खतौली में, और सीट गई है आरएलडी के खाते में। और आरएलडी के मुखिया, युवा मुखिया जयंत चौधरी ने इस बार थोड़ा प्रयोग भी कर दिया, और प्रयोग थोड़ा बड़ा कर दिया, ऐसा लोग कह रहे। वो लोनी वाले मदन भैया को ले जाके खतौली में लड़ा रहे हैं। अब उन्हीं की पार्टी में कोहराम मचा है। लोग कह रहे हैं भाई मदन भैया को क्यों टिकट दी गई, क्या स्थानीय लोग नहीं थे? कुछ लोग उसमें दूसरे किस्म के आरोप उछाल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मिठाई का भी मामला है। लेकिन हाँ, एक प्रयोग किया है जयंत ने कि स्थानीय गुटबाजी को नजरअंदाज करते हुए बाहर से प्रत्याशी लाइए और लड़ा दीजिए। अब इस प्रयोग में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। यहीं से जयंत के राजनीतिक कौशल की भी परीक्षा होगी, उस पर भी टिप्पणी होगी। तो मैनपुरी, रामपुर और खतौली, जिसमें मैनपुरी और रामपुर तो दो हाई वोल्टेज इलेक्शन ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। खतौली को आप उसके मुकाबले उतना हाई वोल्टेज नहीं मान सकते, लेकिन मैनपुरी और रामपुर मुलायम सिंह जी की कर्मभूमि और आजम खान की कर्मभूमि, दोनों में बड़ा चुनाव, बड़ा इम्तिहान। इसका क्या लब्बो-लुबाब निकलेगा उत्तर प्रदेश की, देश की राजनीति पर, इसको कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चुनौतियां हम लोगों ने डिस्कस कर ली इस पैकेज में। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम ये है कि बहुजन समाज पार्टी मैनपुरी, रामपुर और खतौली तीनों बाई इलेक्शंस में उम्मीदवार नहीं देगी। अब इसका अर्थ खुद समझो। अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने कहा था कि 2014 से 22 तक हम जो हार रहे हैं लगातार, उसका कारण है बसपा, क्योंकि बसपा ने हमको हराने की सुपारी ली है बीजेपी से। अब सुपारी ली नहीं ली वो तो बात की चीज़ है, सुपारी है, पान है, कत्था है, चूना है, वो बात की चीज़ है। लेकिन बसपा जब नहीं है मैदान में तो बसपा का वोटर कहाँ जाएगा? क्या मायावती अपने वोटर को कोई संदेश देंगी साइलेंटली? और अगर देंगी तो क्या देंगी? ये भी एक बड़ा इशू है, जीत हार के जब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बहू वर्सेस चेला, ठीक, मैनपुरी में लड़ाई ये बनी, ठीक ना। यादव है 4 लाख और 3 लाख है शाक्य, प्रैक्टिकल बात ये है। और रघुराज शाक्य आपके ही स्कूल से निकले, सांसद रहे, विधायक रहे, और शिवपाल यादव के खास माने जाते हैं, प्रस्पम थे ही भाजपा में आने से पहले। ये सब समीकरणों को देखने के बाद अब आपको मैनपुरी की महाभारत कैसी दिखाई दे रही है? क्या समाजवादी पार्टी को लगता है, मैनपुरी के कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया ये मान लो कि भाई प्रकारांतर से शिवपाल जी ही लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसा मान लो, रघुराज का मतलब एक। और दूसरी बात ये तो मैनपुरी वालों का, तो मैंने कहा सीधे आपसे पूछ लूँ, दाएं बाएं जलेबी क्यों बनाऊं? और दूसरी बात, ये मायावती का तीनों बाई इलेक्शन से एब्सटेन करना बसपा का, कैसे देख रहे? 2 लाख वोट मैनपुरी में दलित है। मैं बीजेपी से एक टिप्पणी लूँ, नितेंद्र भाई ने इतना सरल तौर पर कह दिया जिससे वो शिवपाल यादव राजनीति नहीं कर रहे, वो बैरागी बाबा हैं, वो भी राजनीति करने आए हैं। वो क्या अघोरी है क्या, तंत्र साधना करने आए हैं? भाई शिवपाल यादव को नहीं दिखाई दे रहा कि जब कोई बात पूछो तो फिर जवाब आता है कि उनकी अलग पार्टी है,
और वो बार बार बेचारे ये कहते रहे, शिवपाल यादव दिन में 3 बार ये बात बोलते थे कि हम उनके टेलीफोन का इंतजार कर रहे हैं, सम्मानजनक कोई प्रस्ताव आए। प्रस्ताव तो आया नहीं। तो रघुराज को अगर वो लड़ा भी रहे हो तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं, ये सब मैं मानता हूं। बाकी आप समाजवादी पार्टी का परिवार है, वो तय करेंगे। एहसन सिंह साहब, भाजपा के जिम्मेदार लोगों से मेरी जब बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैनपुरी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, वहां वही 2-3 लोग हैं जो लड़ सकते हैं चुनाव, और खासतौर पर तब जब डिंपल जी चुनाव लड़ रही हो सामने, तो हर कोई तो नहीं लड़ सकता। बाकी तो चिंटू पिंटू लड़ा दोगे तो बांसबल्ली उखड़ जाएगी। ठीक, तो उसमें इतना टाइम क्यों ले रहे? तो उन्होंने मुझसे जो कहा ऑफ द रिकॉर्ड, मैं उसको यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए सार्वजनिक कर रहा हूँ, नाम के साथ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, शिवपाल जी के साथ एक बार चीजें तय हो जाएं तब अनाउंसमेंट करें, वरना रघुराज सिंह साके को ढूंढना थोड़ी नहीं था मैनपुरी में, सबको पता था कि रघुराज साके हैं और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। मैं बात जितनी बातें कहूंगा बिल्कुल जमीन की प्रैक्टिकल कहूंगा, बाकी तो सब आ ही रहा है। समस्या मैनपुरी में ये, नितिन भाई आपके संज्ञान के लिए सवाल, अभी रोहित अग्रवाल से लूंगा लेकिन आप आगे इसको संज्ञान में रखिएगा। वहां मालूम सब समस्या क्या है मैनपुरी में, यादवों के बीच में? कोल्ड स्टोरेज, वहां कोल्ड बोलते, स्टोरेज नहीं बोलते, साथ में कोल्ड, स्कूल और कॉलेज और होटल और गेस्ट हाउस, गेस्ट रूम में इस टाइप की जो चीजें हैं, ये ज्यादातर को बने मुलायम सिंह जी की लीडरशिप में सबको मिला। ठीक, सब जो हुए। अब वहां ये मीटिंग चलती है कि इन्हें बचाना कैसे है, ये तो बताओ। बचाना भी तो है ना, जो अर्जित कर लिया उसको बचाना भी तो है। राजनीति में ये एक बड़ा फैक्टर होता है जिसको टीवी की बहस वाले लोग कई सामान्यतः चर्चा में नहीं लाते, जबकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है इस वक्त मैनपुरी में। मेरी बात लिख लीजिएगा कि कोल्ड बचे कैसे, होटल बचे कैसे, अस्पताल बचे कैसे, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ नक्शे में दाएं बाएं होता है भैया। ये भी बड़ा मसला है। खतौली में जयंत चौधरी ही लोनी से मदन भैया को ले गए खतौली के लिए। आपकी ही पार्टी के कुछ लोगों का मैं पढ़ रहा था वक्तव्य, उन्होंने कहा कि भाई बाहरी प्रत्याशी क्यों लाया गया, तो किसी ने उसमें कहा कि जी पैसा चला है, इसलिए हमारी पार्टी में भी पैसा चलने लगा, इसलिए बाहर से प्रत्याशी लाया गया। जब यहाँ इतने जवान जवान सुयोग्य लोग थे तो लोनी से क्यों लाया गया मदन भैया को? क्या आपको लगता है कि जब इतनी बड़ी और कड़ी लड़ाई हो तो शुरुआत में इस तरह के अगर सवालात उठने लगें, बाहरी और स्थानीय काल की लड़ाई, तो पार्टी की संभावनाओं पर असर पड़ता? एक स्वीपिंग रिमार्क आता है जब जो जिस स्थिति में होता है उस साइड से वो रिमार्क आ जाता है, क्योंकि भारत की राजनीति में तो कौन किस कुर्सी पर बैठा है वहां से वक्तव्य तय होते हैं। मैं नाम में रुचि नहीं लेता, मैं पूछता हूँ वो किस साइड है, उस साइड में बता दूंगा ये वक्तव्य आएगा। तो जब गोरखपुर और फूलपुर समाजवादी पार्टी जीती और उसके बाद कैराना जीते, जब नाहिद की अम्मी लड़ी तबस्सुम, ठीक, तो क्या कहा गया? वैसे हर आदमी कहते ना बीजेपी लड़े, थोड़ी लड़ती, सरकार लड़ती है और सबके लठ दे देती है। तब आप कह रहे थे कि हम इतने पराक्रमी थे कि धूल धूसरित कर दिया सरकार को। अब करे हम क्या करें, हम तो मरे जा रहे हैं भैया, हैं लठ मार रही पुलिस। आजमगढ़ में भी लठ मारा और आजम खान कह रहे रामपुर में भी लठ मारा। तो भैया तब च्यवनप्राश खाए थे क्या? हैं? अब इम्यूनिटी कम हो गई? ऐसा नहीं, वोट जनता करती है, उसी को, उस मर्यादा को रखिए। जनता जिताती है और हराती है भाई साहब। ऐसा होता तो फिर तो इंदिरा गांधी नहीं हारती कभी। कैसी बात करते हैं लोग, इंदिरा गांधी चुनाव हारती इस देश में? अजब बात करते हैं। मैनपुरी में मामला सामने आ गया, ठीक। अब आपको क्या समझ में आ रहा है जो आपने प्रजापति जी को लड़ा रहे हैं, प्रजापति जी को खड़ा किया ना वहां,
आपको क्या समझ में आ रहा है कि अब मेन रमाकांत कश्यप जी। अच्छा, कश्यप जी को। तो अभी आपको समझ में क्या आया कि भाई ये जो यादव वर्सेस शाक्य, चूंकि आप जातियों की राजनीति पर ज्यादा आपकी पार्टी फोकस करती है तो मैं उसको क्लियरिफाई कर दूं, यादव वर्सेस शाक्य जो लड़ाई है इसमें ये कह रहे हैं कि भाई या शाक्य, ठाकुर, ब्राह्मण और बहनजी वाला मसला, एक तरफ इनका कैलकुलेशन ये है, समाजवादी पार्टी का टोटल कैलकुलेशन ये है कि मुलायम सिंह जी के नाम पर वोट पड़ेगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपका कैंडिडेट कहाँ खड़ा है भाई? सपा वाले कह रहे कि भाई बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को कहा कि यहाँ आओ आदमी अपना उम्मीदवार खड़ा करो, ऐसे सपा के लोग कह रहे, मैं नहीं कह रहा, इसलिए मुझसे नाराज मत होना, ठीक। अब क्या है वो तो वो जाने। A.K. मिश्रा जी, एक तो मैनपुरी, लोग कुछ भी कहें सेमिनार्स में, लेकिन मैं मानता हूं जातीय संरचना जो है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर मुलायम सिंह जी का लार्जर देन लाइफ का एक व्यक्तित्व, उसका एक इमोशनल कार्ड, और तीसरा शिवपाल जी किधर। इस सवाल के उत्तर पर बहुत कुछ निर्भर होगा। क्या मैं आजमगढ़ की बात तो नहीं करता है ना, लेकिन रामपुर मैनपुरी से एक आध इंच आगे रहा, पीछे कभी नहीं रहा, ठीक। जैसा बनवाया आजम ने वहां रामपुर में, ठीक ना, काया ही पलट गई क्या। और आजम के दरबार में भी जो आया सो लेके गया, जिले इलाही के इजलास में जो हाजिर हो गया वो कुछ ना कुछ पा गया, ऐसा नहीं था क्या? था ना। और आजम थे, जेल में थे, लेकिन थे तो, और लोकसभा का चुनाव हुआ और हार गए पार्टी, ये भी है, ये भी सच है। क्या उन्होंने नहीं दिया था लोगों को? 42 साल, और आजम भी मुख्यमंत्री ही थे पश्चिम में, ये भी जान लीजिए। वो पश्चिम में मुलायम सिंह जितनी ही पावर एंजॉय करते थे आजम खान, ये जान लीजिए। निश्चित रूप से, मतलब मंत्री वाली पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री की पावर। एक बार वो नाराज हो गए थे, कप्तान से कहा तुम 3 घंटे धूप में खड़े रहो, 3 घंटे धूप में खड़ा रहा। छोटा रौला था, अड़क सड़क तो छोड़ो, वो जिसको चाहे होटल दे दे, यूनिवर्सिटी दे दे, जो बताओ सो हेलीकॉप्टर दे दे। जन्मदिन मनवाए थे नेताजी का, देखे थे ना आप नितिन भाई? विक्टोरिया वाली बग्घी आई थी, लंदन से आई थी ना, लेकिन हारे तो हार ही गए। इसलिए मैं कहता हूं इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही इसका प्राण तत्व है। सिंह साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये चुनाव भाजपा सपा वाला मसला नहीं है मैनपुरी का, ये चुनाव है मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि। और यही बात अखिलेश यादव ने कल भी कही और आज भी कही कि मुलायम सिंह जी को, नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपील बड़ी होती है और ये अपील बड़ी भावुक होती है। मुलायम सिंह जी 92,000 92,000 समथिंग से जीते थे लोकसभा का चुनाव 19 में, और उसमें 62,000 62,000 की लीड उनको अकेले जसवंत नगर से मिली थी, अगर शिवपाल यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी से 62,000। इसलिए ये अंक गणित हमको ध्यान रखना होगा जब हम मैनपुरी के चुनाव पर चर्चा करेंगे। रोहित अग्रवाल जी, खतौली में समाजवादी पार्टी की सक्रियता और मैनपुरी में आरएलडी की सक्रियता, गठबंधन धर्म के तहत इस पर भी कोई रोड मैप बना है कि भाई मैनपुरी भी चलेंगे और वो खतौली भी आएंगे अखिलेश जी, या वो केवल मैनपुरी रहेंगे? मुझे पता नहीं कितनी कबाल कांड नख से शिख तक कितना स्मृति में है, लेकिन मैंने बहुत शिद्दत से कबाल कांड को कवर किया था और मेरी स्मृति ठीक ठाक है भगवान की दया से। कबाल कांड पर तब जो मैंने कहा था उसी को दोहरा देता हूं। 13 में जो कहा था, रिपोर्ट लिख ली गई होती दंगा नहीं होता। क्या कहा गया था थाने में?
कि बहुत करा सकते हैं, चौधरी साहब समझौता करा देंगे, लेकिन इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। पूछा क्यों नहीं लिखोगे? बोले ना, इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, ऊपर से आदेश है। वही घटना थी जिसने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को जला के राख कर दिया था। मैं उन चीजों को कुरेदना नहीं चाहता। रोहित ने कहा कि कवाल की चर्चा की। कवाल में एक मेन रोड पे जब जाइए तो मुजफ्फरनगर में मेन रोड पे कई एकड़ों में एक मदरसा है, कई एकड़ों में। उसके मालिक मुख्तार हैं मौलाना नजीर। मौलाना नजीर के गिरफ्तारी के वारंट एसपी और डीएम हाथ में लिए घूम रहे थे मुजफ्फरनगर में। क्या कि मौलाना किधर है, उनको बंद करना है। वो हिंसा भड़काने के सर्वाधिक दोषी लोगों में से उनकी गणना आई। अचानक से लखनऊ से फोन आया कि विशेष विमान लैंड कर रहा है मुजफ्फरनगर की एयर स्ट्रिप पर। डीएम और एसपी तत्काल मौलाना नजीर के मदरसे में जाके उनको नमस्ते करें, सलूट करें और गुलदस्ता दे के उनको जहाज में बैठाएं। मुख्यमंत्री जी के यहाँ उनको आना है। वो गए, वहाँ चाय नाश्ता हुआ, लखनऊ में बातचीत हो गई। चलते समय उनको, ये चेक कर लीजिएगा फैक्ट, मेरा फैक्ट कभी गलत नहीं होता, चलते समय उनको 22+ सिक्योरिटी दे दी। बोले ये ले जाओ तुम्हें मेरी कसम। बोले ना हमें खतरा है। बोले ना ले जाओ तुम मेरी कसम। तो 20-25 सिपाही और 2-4 दरोगा दंड फैलते हुए यहाँ गिरे आके। मैं जब मौलाना से मिला जाके उसी दंगे के दौरान, तो 30-35 खाटों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही दरोगा लेटे केले खा रहे थे। तो ये सारा किस्सा मुझे मौलाना ने बताया, नजीर ने। क्या बोले भाईजान, वही कप्तान और कलेक्टर सलूट मारते रहे मुझे। क्या बोले हुजूर गलती हो गई। क्या ऐसे चलेगा? ऐसे चलेगा? ये नहीं हो सकता। नपना एक रखिए। जो बात संगीत सोम के लिए मैं कहूंगा वही बात नजीर के लिए कहूंगा। दो नपने नहीं हो सकते। नजीर को वाइस सिक्योरिटी क्यों दी गई थी? उसी समय जो अधिकारी वारंट लिए घूम रहे थे वो अधिकारी सलूट मार रहे, मिजाज पुरसी कर रहे। मैं मिला मौलाना से, मौलाना गदगद थे। बोले भाई मुलायम सिंह ने हक अदा कर दिया। तुरंत बोले अखिलेश से, बोले मौलाना साहब को वो दो 22 सिक्योरिटी 22+। बोले ठीक है। क्या नहीं बुलाते, यही 22+ दे देते टेलीफोन से, तब भी बात बन जाती। नहीं, वहां से समस्या पैदा होती है। ये सब लोग भाई ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र देव ने कहा कि गढ़ खत्म हो गए। योगी ने कहा कि मैनपुरी में परिवारवाद को हराना है। अखिलेश जी ने कहा कि ये चुनाव मुलायम सिंह नेताजी की स्मृतियों का चुनाव है और नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में यहां लोग वोट दें, समाजवादी पार्टी को। एक और परिवारवाद को हटाना है, गढ़ को गिराना है। दूसरी ओर अखिलेश यादव, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, और कोई मुद्दा नहीं रखेंगे। वो केवल चुनाव नेताजी पर फोकस करेंगे। 50 साल का साथ रहा मुलायम सिंह जी का इस जमीन से। नितेंद्र भाई, एक बात जिसकी ओर मैंने इशारा किया, ये आपको और किसी चैनल में बहस में नहीं मिलेगी। क्या? क्योंकि जमीन तक उतना समझना तो पड़ेगा ना पहले। वहां लड़ाई इसकी नहीं चल रही समाजवाद और भाजपावाद और फलाना और ढिकाना, विकास, पुलिया और ट्रेन ना। वहां जो परिवार में मीटिंग हो रही ना, 4 लोग किसी एक के घर में आके बैठ गए हैं, वो समस्या वहां ये डिस्कस हो रही है कि भैया ये जो अपना होटल है, इसके जो 3 नोटिस आए पड़े हैं ध्वस्तीकरण के, ये कैसे बचे? नितिन जी सच्ची बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब उनने लगा दिया 50 करोड़ है, और फिर दूसरा बोला भैया हमारे कोर्ट पे भी 3 नोटिस आए हैं, एसडीएम बुलवाए थे हमको। बोले भाई ये क्या ड्रामा है? ध्वस्तीकरण होगा क्या? अब वो देखते हैं कि एसडीएम के दरवाजे के दफ्तर के बाहर बुलडोजर बिल्कुल जो है वो है, जेसीबी वो मस्त खड़ी है ग्रीसिंग करा के। तो वहां राजनीति कहां करे आदमी? नितिन जी, आप बचा सकते हो उनके कोल्ड अस्पताल, होटल, तो वो करे हम साथ हैं, और नहीं बचा सकते भैया। नितिन जी सच्ची बात है कि नहीं? आपको इस बात पर भरोसा हो रहा है कि नहीं? ऐसा कौन दधीच है जो अपनी हड्डियां दान कर देगा पार्टी के लिए? वो इलाका, एक बार अखिलेश जी ने मुझसे कहा, जब वो सीएम थे, हम लोग जब मिले तो उन्होंने कहा कि हम और आप तो एक
की शहर का सीमा मिलती है, इटावा फरुखाबाद। तो उस इलाके को मैं उसके समाजशास्त्र को और उसके मनोविज्ञान को अच्छे से समझता हूँ। वहाँ मालूम क्या था, नक्शा पास कराना, इस टाइप की जितनी जरूरतें, इनका कोई मतलब नहीं होता था। नितिन जी, केवल दो, नेताजी की फोटो या शिवपाल की फोटो, राम गोपाल की फोटो नहीं लगती थी ना। क्या वो कमरे में महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी फोटो लगा ले कोई कोल्ड में। क्या इन दो की फोटो लग जाती थी, उसके बाद सब वैलिड हो जाता था। क्या चाहे दाएं बनाओ, चाहे बाएं बनाओ, चाहे ऊपर बनाओ, चाहे नीचे बनाओ, जय जय। अब फोटो से तो काम नहीं चलेगा। एटा में जो लोग जानते होंगे एटा को, नहीं तो जानकारी मिलेगी। अभी तो ये सब मैनपुरी बहुत दिसंबर महीना भर रहेगा ही चर्चा में। एटा में रामेश्वर और जोगिंदर दो लोग हैं। नितिन भाई, यादव परिवार का फ्रेंचाइजी उनके पास था रहा दशकों। क्या सैफई फैमिली की फ्रेंचाइजी जोगिंदर और रामेश्वर के पास रही। क्या जहां मन किया वहीं जमीन अपनी, फीता की भी जरूरत नहीं। क्या कंकड़ फेंक दो, जहां तक जाए वहीं तक जाइए। क्या अमशान शमशान सब कवर हो गया। क्या अब स्थिति ये हुई, वोट कैसे मिलेगा आपको, मैं उस चिंतन में हूं। रामेश्वर और जोगिंदर उस इलाके के सबसे बड़े व्यक्ति रहे दशकों। अब उनकी सब जमीन खुर्द बुर्द हो गई, सब ध्वस्त हो गए, हवेली सवेली जेल में है। मिलाई करने नहीं जा रहा आदमी डर से, कह रहे मिलाई करने जाएंगे हमारे यहां भी आ जाएगा, हमारा भी नक्शा देखेगा। भैया नितेंद्र भाई, अब वो ये भी कह रहे हैं कि मान लो अभी रिस्क ले भी ले, आगे आने की भी संभावना नहीं दिख रही। नहीं, ये बड़ा ही कठिन है डगर पनघट की। ये प्रैक्टिकल बात है, ये किताबों में नहीं लिखी जाती, ना घोषणा पत्र में आती है। लेकिन जिसका जमीन दांव पर लगी है, जिसका रोजगार दांव पर लगा है रोहित जी, उसके लिए वही सबसे बड़ा मुद्दा है विश्व का, है ना। जिसका होटल अवैध बना है वो नहीं बचा, तो उसको फिर वो समाजवाद को ओढ़ेगा कि बिछाएगा, कि एकात्म मानववाद को ओढ़ेगा बिछाएगा। बताओ, सच्ची बताना, राजनीति नहीं करना। उसके लिए तो वही विश्व की सबसे बड़ी समस्या कि होटल में कैसे बचे जो अवैध बनाया है। गोचर की भूमि पे बना लिया, शमशान बना लिया, कहीं बना लिया, जहां बनाया पंचायत की भूमि पे नहीं, तब क्या होगा। ये एक बड़ा कठिन प्रश्न है मित्र, और इससे हर राजनेता सहमत है। नितिन भाई देखो, सेंसिबल आदमी है, वो जान गए कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। मैंने दो उदाहरण दे दिए, रामेश्वर और जोगिंदर। रामेश्वर और जोगिंदर के लिए कि जमीन बच जाए, इसके लिए रामगोपाल यादव गए मुख्यमंत्री के पास। ठीक, 20 मिनट रहे, मुख्यमंत्री ने चाय तो पिलाई, कहा यादव जी बाकी मैं देखूंगा, आख्या मंगवाऊंगा। हालांकि मुझे यह अंदाजा है कि ये लोग नोटोरियस हैं, उत्पाती लोग हैं दोनों। बोले ना अपने हैं, थोड़ा देख लीजिए। क्या रात में वो कह के आए, बड़ा टीवी में खबरें चली कि रामगोपाल क्यों मिले मोदी से, क्यों मिले, अरे योगी से। मैंने पता किया तो पता लग गया विषय। अगले दिन सुबह 10 बजे दफ्तर खुले तो बाकी दिन 10 बजे काम होता, उस दिन 9:30 बजे बुलडोजर मूव ऑन हो गया। क्या और जो कुछ बचा था वो भी ध्वस्त हो गया। अब पैरवी करने कौन जाए। अब मैनपुरी भर में AK मिश्रा जी चर्चा ये है एटा मैनपुरी में कि जब पैरवी कराई वो भी रामगोपाल जी से, मुख्यमंत्री से, तो जो निगाह में नहीं था अवैध वो भी निगाह में आ गया, ध्वस्त हो गया। मिश्रा जी, राजनीति आदमी इसलिए करता कि जो चवन्नी बना ली है वो बनी रहे। नहीं, कोई देश की आजादी की लड़ाई में तो भाग लेने आया नहीं कोई। रामपुर में भी यही हुआ, जिन्होंने मजे मारे वो सब बदल गए। जिन्होंने 42 साल आजम खान की बादशाहत में मजे मारे, रसमलाई और चमचम खाया, वो भी बदल गए। वो भी कहने लगे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमे शाखा, बोले जय हिंद। क्या उनने कहा भैया ये जो बना लिया ये कोई से बचेगा है। आजम खान तो गए, 100 मुकदमे हैं, कितनों में जमानत मिलेगी, कितनों में बाहर रह लेंगे, बकरी चोरी तक का है। तो भैया जब
किसके नाम पर सिंदूर लगाएं कार्यकर्ता नितेंद्र जी? अब भगत सिंह तो होते नहीं कहीं, चंद्रशेखर आजाद। कार्यकर्ता जो 4 पैसा पैदा कर लिया वो किसके नाम पर सिंदूर लगाएगा? मैं फिर भी इस बात पर टिकता हूं इन चुनावों को लेके, खासतौर पर खतौली तो नहीं, खतौली उतना हाई प्रोफाइल नहीं, मैनपुरी और रामपुर, चूंकि वो एक ही माइंडसेट के स्थान हैं। मैं आज भी नितिन भाई इसी बात पर टिका हूं, मूल विषय वहां न समाजवाद है, न एकात्म मानववाद है, न मोदी जी हैं, न मुलायम सिंह जी हैं, माफ करिएगा सब लोग मुझे, न अजीत सिंह है, क्या RLD, कुछ नहीं। आदमी ये देख रहा है कि भाई संभावना भी है क्या, चलो आज हम संघर्ष कर लें, साल 2 साल 3 साल 4 साल में है। अब मेरी बात काटने के लिए कहा जा सकता था, अगर बहस में हम पहली बात कहते कि तो फिर पहले कैसे सरकारें बदलती थी। वो इसलिए कार्यकर्ता टिका रहता था। मेरी बात से व्यक्तिगत तौर पर मेरे सारे मित्र सहमत होंगे, यहां तो टीवी पर मजबूरी होती है अपनी पार्टी की, क्योंकि पहले सिफारिश का वजन था। आदमी कहता था भाई अजीत सिंह जी का फोन आ गया, अब छोड़ो जाने दो, क्या बोले साहब ये लोक दल का, बोले किसी का हो, अब चौधरी साहब ने कहा बहस करोगे, छोड़ो, ये होता था। बोले कल्याण सिंह जी ने कह दिया, राजनाथ जी ने कह दिया, छोड़ देते थे। मुलायम सिंह जी का फोन आ गया, बात खत्म, शिवपाल जी बोल दिए, बात खत्म, मायावती जी, कांशीराम जी, बात खत्म। अब बात खत्म नहीं हो रही, मैंने उदाहरण दे दिया, जो बोल गया उनकी क्या दशा हुई फिर, क्या ये अंतर आ गया। पहले ही चलता था, बड़े नेता अपने ढंग अपने पसंद के अधिकारी ट्रांसफर करा लेते थे हर सरकार में। गलत कहूं तो बता दीजिए, मैं उदाहरण दे दूंगा, उतना सम्मान था। एक बात बता के बात खत्म करूंगा, रोहित हैं, अतीक हैं, इन लोगों को तो अभी बहुत आगे जाना है। एक बार मैं अमर सिंह जी के यहां बैठा और रात का बज रहा था 12 ग्रेटर कैलाश में, रोहित जी, उस वक्त अमर सिंह जी अनऑफिशियली यूपी चला रहे थे, क्या अनऑफिशियली यूपी चला रहे थे, चीफ मिनिस्टर नेताजी थे, ठीक। एक फोन बजा, राकेश कपूर ने एकदम ला के तुरंत दिया अमर सिंह जी को। अमर सिंह जी बड़ी विनम्रता से लाइन पर आए। उधर मालूम कौन था? एहसन सिंह साहब। दूसरी तरफ मुला कल्याण सिंह जी थे, क्या अमर सिंह जी ने कहा बाबूजी प्रणाम, प्रणाम कर रहा हूं अमर सिंह। उन्होंने कुछ बताया, अमर सिंह ने कागज पर नोट किया पेन लेके खुद, क्या बोले बाबूजी 10 मिनट दीजिए, करके बता रहा हूं। हमने पूछा क्या मसला था? बोले कल्याण सिंह जी का मामला भाई। बोले अब इसमें सही गलत देखेंगे, भाऊजी फोन खुद कर दिए, छोटी बात है। पहले ये संस्कृति थी, क्या 22 वर्ष सबके साथ था। किसी का दामाद है, किसी का भतीजा है, किसी की बिटिया है, चाहे जहां ट्रांसफर करा, पोस्टिंग करा लो, सबके लिए खुला था कि भाई ना तू मेरी कहना मैं तेरी कहूं टाइप का चलता था। एक अघोषित गठबंधन रहता था, उसको आप सामाजिकता कह सकते हो, लोकलाज कह सकते हैं। अब वो नहीं रहा। मैंने तो एक चावल निकाल के आपके सेवा में रख दिया, मैं एटा का ध्वस्त हो गया, सब 100-150 करोड़ का साम्राज्य ध्वस्त हो गया, मिट्टी मिल गया। और वो भी तब जब इतने बड़े नेता ने सिफारिश की जाके खुद मुख्यमंत्री से। अब आदमी सोचता कि सिफारिश न कराए होते तो शायद कुछ बच भी जाता, सिफारिश करा दी तो डबल लठ पड़ा। और मैं एक बात कहे के बात समाप्त करूंगा, जिस नेता की सिफारिश पर थाने में आदमी छूटे ना छूटे अलग बात, लेकिन जिसका फोन आने पर 4 डंडे ज्यादा पड़े, वो नेता कभी जीत नहीं सकता चुनाव। लिख लो मेरी बात, किसी पार्टी का हो, कोई विचारधारा लेके आए। अगर रोहित अग्रवाल ने फोन किया, पहले कब दरोगा मार नहीं रहा था, इनका फोन रखते उसने 2 मारे, तो इनको वोट कैसे देंगे? कोई इनकी कोई नीति हो, उस नीति का क्या करेंगे? बिछाएंगे और चौराहे बेइज्जती अलग करेगा आदमी, 4 जगह बताएगा कि भैया रोहित अग्रवाल फोन मत कराना। वो जादू बड़ा महत्वपूर्ण है। और समाज में बिल्कुल जो विधेय हो गया, जो भीखी मांग के जीवन जी रहा है, उसकी सेहत पर फर्क नहीं। लेकिन जिसने कुछ भी बना लिया है, मैं सच्ची बात कहता हूं इसलिए कई बार कड़वी हो जाती है, जिसने कुछ भी बना लिया है
वो ऑल पार्टी मेंबर हो जाता है और सिंदूर उसी के नाम का लगाएगा जिसमें उसके रक्षण की क्षमता तो हो। कहां पर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे, लोग कह रहे सिंगार भी करें तो किस पर करें, चक्षु तो हो। मैनपुरी में यह मुद्दा बड़ा है और रामपुर में भी यह मुद्दा बड़ा। लोग कह रहे अगर आजम खान साहब अपने मुकदमे नहीं निपटा पाए तो हमारी क्या मदद करेंगे। यह बड़ा प्रश्न है, यह मंच से हल नहीं होगा, यह गली में जाके हल करना होगा। मुझसे एक मैनपुरी की सज्जन ने कहा कि भाई साहब सच्ची बात तो यह है सीओ का ट्रांसफर नहीं हो सकता कहने से, क्या तो बोले क्या करें हम लोग भी सोचिए, न समाजवाद न पूंजीवाद न एकात्ममानवाद। वो कह रहे सीओ का ट्रांसफर भी नहीं करा सकते तो फिर क्या करें। ये बड़ा फैक्टर है। हम लोग भी, टीवी वाले भी, अखबार वाले भी बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते हैं कि विचारधारा कहाँ है। पैसा लगाया राजनीति में इसीलिए कि 100 रुपया लगाया तो 110 मिले, लाठी खाने के लिए थोड़ी लगाया। वो बड़ा मसला है मित्र। इतने सक्षम बन जाइए कि ये कह दीजिए कि जिले में आपको कोई टच नहीं कर सकता, सरकार किसी की हो, कोई बोल सकता है इतना नहीं ना। यही बड़ा विषय है। मुझे लगता है मैनपुरी में और रामपुर में ये बड़ा विषय रहेगा और खतौली में कवाल कांड की पृष्ठभूमि में चुनाव होगा इस बार फिर। मैं उसमें कोई फैसला कुन टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो मुद्दा बड़ा है और लोगों के मन में अभी भी उसकी फांस है कवाल कांड की। धन्यवाद।